Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Narain, your educator for English language. और जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं मेरे साथ साथ ऑफ कोर्स आपको कौन वेलकम करता है, आप जानते हैं आपको कौन वेलकम करता है। आपको हमारा ये प्यारा सा क्यूट सा जो पैंडा है स्टेप अप एकेडमी का, हमारा प्यारा सा मैस्कॉट, वो अपनी बाहें फैला के शाहरुख खान स्टाइल वेलकम करता है, राइट। और आज ये आया है आपको वेलकम करने क्योंकि ये आपको कहीं लेके जाना चाहता है। एक बहुत स्पेशल सी, बहुत अच्छी सी, बहुत अलग सी जगह ले जाने वाला है। थोड़ा सा चकरा गए क्या सोच के कि कहाँ ले जाने वाला है? आज ये आपको ले जाने वाला है एक आइलैंड पे, एक बहुत खूबसूरत से आइलैंड पे जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है आई एम श्योर। उसका नाम है बेसिकली द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। जी, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एक आइलैंड है जो कि एक आयरिश आइलैंड है। और ये आपकी कहाँ पे आपने पढ़ा है इसके बारे में? आपने पढ़ा है क्लास 9th में, जो आपकी मेन रीडर बुक है बी हाइव, उसके चैप्टर नंबर 4 में। अब ये पोएम है, पोम जो भी कहते हैं उसको, लाइक पोएम है। और इसमें एक जो खासियत है इस जगह की या इस बारे में, तो इसके जो पोएट है ना, W.B. येट्स की पोएम है ये। और विलियम बटलर येट्स ने इस जगह को, ये जो इनिस्फ्री है, इतना फेमस कर दिया है, ये जो आइल ऑफ इनिस्फ्री है, कि आज की डेट में कोई भी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप रिफ्यूज पाना चाहते हैं, जहाँ पे आप दुनिया और जिसको दुनियादारी के भीड़ भड़ाके से और शोर शराबे से दूर किसी सुकून की जगह जाके बसना चाहते हैं, तो उसको हम आज की डेट में कहते हैं दैट आई रियली वांट टू जस्ट गो टू द आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो ठीक है, और ये आइल ऑफ इनिस्फ्री, ये जो कहावत है, जो फ्रेज के तौर पे आज की डेट में यूज होती है, वो क्यों होती है, इस पोएम में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, कौन सी वो जगह है जहां पे वो हमारा पैंडा भी हमको ले जाने वाला है और हमारे W.B. येट्स भी जाना चाहते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, राइट। नाउ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक आयरिश प्लेस है, वहां पे एक जगह है, क्योंकि W.B. येट्स आयरिश थे, आपको मालूम होगा। बहुत फेमस राइटर, बहुत फेमस पोएट, बहुत फेमस स्टेट्समैन के तौर पे भी उन्होंने काम किया है। और ये जो उनकी पोएम है, इसको लिरिकल पोएम माना जाता है, ठीक है। और ये 4 अलग अलग, अगर आप देखते हैं, कंप्लीट क्वाट्रेन्स में ये पोएम सेट है। और इसमें जो लाइंस लिखी गई हैं, जो बोला गया है, वो आप भी कह सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग से इसके पीछे कहानी भी है, जिसको मैं आपसे साझा करूंगी जब ये बात होती है कि वो जब लंदन में रहते हैं और फ्लीट स्ट्रीट लंदन से वो घूम रहे होते हैं 1888 की बात है, मतलब तकरीबन आप सोच लीजिए आज से 150 साल पहले, है ना, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे। तो आप सोचिए तब ये पोएम पहली बार लिखी गई थी। और आज भी जो लिटरेचर की जो खूबसूरती होती है, या अच्छे लिटरेचर की जो खूबसूरती होती है, वो ये होती है कि इतने सालों के बाद भी, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी, उसकी जो खूबी होती है, उसकी जो नयापन होता है, उसकी जो नॉवेल्टी होती है, वो अपनी जगह पे कायम रहती है, राइट। सो दैट इज ऑलवेज समथिंग दैट इज रिटेन्ड बैक, एंड दैट इज व्हाट इट मेक्स इट अ लिटरेचर, इट मेक्स इट अ क्लासिक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ये लाइंस पढ़ते हैं, I will arise and go now and go to Innisfree, ये लाइन्स इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी फेमस मानी जाती हैं अपने आप में। इनके बारे में जब मैं बात करती हूँ तो ये लाइन सिनोनिमस हो गई थी बहुत सारी राइटिंग में। मतलब अगर आप देखेंगे तो कोटेशन के तौर पे इस लाइन को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ गो टू Innisfree। मतलब अब मैं यहाँ से अराइज मतलब इन द सेंस, अगर मैं ये बोलूँ कि अब मैं जाऊँगा यहाँ से, तो एक बड़ा सिंपल सा वे हो जाता है। हम कैसे कहते हैं उस बात को, नॉर्मल लोग, कि आई विल नाउ गो फ्रॉम हेयर टू द प्लेस कॉल्ड Innisfree, राइट। थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, या एक नॉर्मल उसमें हम कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस कॉल्ड Innisfree, ठीक है, या आई विल गेट अप फ्रॉम हेयर नाउ एंड गो टू Innisfree, ठीक है। लेकिन अराइज अपने आप में एक ऐसा टर्म है जो कि आपको ये बता रहा है दैट ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि एक जो लेवल है उससे ऊपर उठने की बात हो रही है। यू नो, इट इज टॉकिंग अबाउट अराइज, इट इज टॉकिंग अबाउट द राइज, इट इज टॉकिंग अबाउट किसी चीज को आप कह सकते हैं एक नॉर्मल जो डॉर्मेंट स्टेट है, उससे उठ के किसी और जगह पे जाने की बात हो रही है, राइट। तो यू गोइंग टू अ बेटर प्लेस, यू गोइंग टू अ प्लेस विच इज मोर एक्सॉल्टेड, वो सेंस में बोला गया है, ठीक है। सो that is why the beginning is so important. I will arise and go now, go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. Wattles and clay. Clay तो आप समझ गए किसको बोलते हैं। Wattles पहले जब जो constructions होते थे, तो उसमें जो wooden sticks होती थी, है ना, wooden sticks से जो construction होते थे, वो wooden sticks जो होती थी उनको हम wattles बोलते थे, ठीक है।
तो क्या बात हो रही है, क्या समझ में आया अभी? ये समझ में आया दैट आई विल अराइज एंड गो नाउ गो टू Innisfree एंड द स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। मतलब क्या करेंगे वहाँ पे, वो जाके एक छोटा सा कैबिन जो है, छोटा सा कैबिन मतलब एक छोटा सा घर जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक लेक आइलैंड ऑफ Innisfree पे। अब लेक आइलैंड ऑफ Innisfree बेसिकली एक ऐसी जगह है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, उसके बाद हम पूरी पोएम पढ़ लेंगे कि W.B. येट्स आयरिश थे, आयरिश डिसेंट के थे, राइट। बहुत फेमस पोएट रहे, बहुत फेमस राइटर रहे। उसके बाद वो लंदन सेटल हो गए, लंदन में बहुत टाइम तक रहे। लेकिन Innisfree एक ऐसी छोटी सी एक आइलैंड था जो कि आयरलैंड में था, और एक ऐसी जगह थी जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रिहायशी इलाके नहीं थे, है ना। इट वॉज काइंड ऑफ मोर ऑफ अ इनहैबिटेड प्लेस, मतलब अनइनहैबिटेड प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते नहीं थे। अब लेकिन बचपन का जो समय था उनका, जो चाइल्डहुड मेमोरीज थे उनकी, तो ज़्यादातर वो छुट्टियों में या वेकेशंस पे या घूमने के लिए Innisfree जाया करते थे व्हेन ही वाज यंग, राइट। और बहुत साल उस चीज़ को बीत गए, बहुत साल उस बात को बीत गए, उनका बचपन आया गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार 1888 में वो फ्लीट स्ट्रीट में घूम रहे थे लंदन की, और वहाँ पे घूमते 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 वो ही वाज जस्ट स्ट्रॉलिंग डाउन द स्ट्रीट एंड ही वाज नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी दैट डे, राइट। होता ना आपका, जब आप बहुत दुनियादारी से उलझे हुए होते हैं, बहुत सब कुछ आप कमा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बहुत पैसा, बहुत शोहरत, सब कुछ होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ कामनेस आप में नहीं होती, राइट। तो वो घूम रहे होते हैं, और घूमते 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 वो एक फाउंटेन के पास जाते हैं, और वहाँ पे फाउंटेन में वो बॉल्स वगैरह रहती हैं, और वो फाउंटेन की जो आवाज़ आती है, तो आपने फाउंटेन की आवाज़ सुनी होगी, राइट। फाउंटेन्स में एक बहुत ही मीठी मीठी सी आवाज़ आती है जब पानी एक ऊपर टकराता है या पानी ऊपर से फ्लो करता है, तो बड़ी सूदिंग सी आवाज़ होती है वो, है ना। और उसमें जब वो देखते हैं कि वो जो बॉल्स हैं वो ऊपर जाती हैं बॉल्स, और वो पानी के फोर्स से वो बॉल्स जो हैं ऊपर नाच रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वो दो बॉल्स आर डांसिंग ओवर द फाउंटेन्स, ठीक है। तो ऐसा लगता है, फील आता है वो। तो फिर जब वो पानी नीचे गिरता है, तो फिर जो उसकी सूदिंग सी मर्मर या सूदिंग सी जो आवाज़ आती है, वो खड़े होकर काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, और वो चीज़ उनको एकदम से बचपन की उनको याद आ जाती है। और उनको वो याद आता है कि वो लेक आइलैंड ऑफ Innisfree में जब वो जाया करते थे बचपन में, तो वो लेक का जब पानी जब पत्थरों से टकराता था, तो पत्थरों से जो वो पानी की जो आवाज़ आती थी, जो वैसे ही सूदिंग सी आवाज़ आती थी पानी की, जब पत्थरों पर वो क्रैश होता था पानी, तो वो मेमोरीज जो हैं वो एकदम उनके दिमाग में ताज़ी हो जाती हैं। और वो वहाँ से आप कह सकते हैं कि उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की थी ये खूबसूरत सी पोएम जो है वो लिखने की, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वो कहाँ से वो लॉन्गिंग या वो सेंस ऑफ मेमोरी या वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ लॉन्गिंग जो है, एकदम से इट रिवाइव्स बैक, इट कम्स बैक, क्रशिंग बैक टू हिज प्रेजेंट। और फिर उनको लगता है कि किसी तरह काश मैं Innisfree जा पाता, और मैं वहीं जाके, जैसे मैं बचपन में मेरे केयर फ्री दिन थे, मैं अच्छे से खुशी खुशी वहाँ रहता था, बिल्कुल उसी तरह मैं वहाँ पे जाके बस पाऊँ, या मैं वहाँ पे जाके रह पाऊँ, या मैं सब कुछ दुनियादारी से रिटायर होके बस वहाँ पे आई विल अराइज एंड गो नाउ गो टू दी आइलैंड ऑफ Innisfree वाली जो फीलिंग है वो यहाँ से उनके अंदर आती है। और यहाँ से इनकी जो लिरिकल पोएम है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो यहाँ से आती है, ठीक है। ये बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार हमें बैकग्राउंड समझ में आ जाए ना कि भाई पोएट ने, राइटर ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसके पीछे के ख्याल क्या थे, भावनाएं क्या थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार वो भावनाएं या वो ख्याल हमें समझ में आ जाए तो हमें आधी से ज़्यादा हमारा काम वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हमें पोएम की थीम पकड़ में आ जाती है। तो अगर आज की डेट में आपसे थीम बोलूँ मैं, तो आपको क्या समझ में आएगा, दैट यू आर बेसिकली कंपेयरिंग नेचर एंड द वर्ल्डलीनेस, ठीक है। मतलब दुनियादारी और नेचर को आप कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर कर रहे हैं, राइट। एंड यू आर कंपेयरिंग द नेविटी ऑफ द वर्ड्स और नेचर, जो एक खूबसूरती है, जो मासूमियत है, जो आप नेचर में जाके या नेचर के बीच में रहकर या प्रकृति के बीच में रहकर जो आप फील करते हैं वो, और आपके पास दुनिया भर की लग्जरीज या मटीरियलिस्टिक चीज़ें होने के बाद भी जो चीज़ें आपको शहरों में रह के या सिविलाइजेशन में रह के नहीं मिलती, उसके बीच का एक कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अब पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं, देन वील अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, देन वील गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ठीक है। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade, ठीक है। अब वहाँ पे एक सिंपल सी बात करें, जैसे हम कहते हैं ना कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए दुनियादारी से। अब आप लोगों की तो उम्र नहीं है दुनियादारी से परेशान होने की, लेकिन आप लोगों ने बड़ों के मुंह से कई बार सुना होगा कि इतना ज़्यादा किचकिच हो गया है काम में, और यहाँ भी वहाँ भी दुनियादारी, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। वी नीड अ ब्रेक एंड लेट अस गो टू दी माउंटेन्स, एंड माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड हिल्स आर कॉलिंग। वहाँ जाके किसी कॉटेज में रहेंगे और वहाँ
वहाँ जाके चलो सब कुछ छोड़ते हैं, जाके अपन कोई हनी फार्मिंग करेंगे या अपन बी फार्मिंग करेंगे या अपन ऐसे रहेंगे या अपन एक नॉर्मल सी ऑर्गेनिक फार्म को हायर कर लेते हैं, वहाँ पे रहेंगे जहाँ पे लेक हो, पानी हो, उसके किनारे रहेंगे और वहीं आराम से ज़िंदगी बसर करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये फीलिंग जो है, ये अक्सर आती है जब आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी में उलझ जाते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह वो कह रहे हैं that I will arise and go now, go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bees, and I live alone in the bee loud glade. मतलब वहाँ पे मुझे अकेले रहना है, ठीक है, वहाँ पे मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए कि 10 लोग मेरे साथ जा रहे हैं। I will live alone there, ठीक है, ये वाली चीज़ आ रही है। Now सी हाउ ब्यूटिफुल, है ना, ये देख रहे हैं ना आप, आपका खुद का भी दिल कर रहा होगा इतनी खूबसूरत से नज़ारा देख के कि काश मैं भी यहाँ पे जा पाऊँ और मैं भी एग्ज़ाम सब चीज़ों की टेंशन से छोड़ छाड़ के यहीं पे जाके बस जाते हैं, लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही उनको भी लग रहा है, ठीक है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. cricket कौन से? क्रिकेट वो छोटे छोटे से वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, झिंगुर को बोलते हैं शायद क्रिकेट, है ना। cricket sings their midnights all a glimmer and the noon a purple glow. See the purple glow of the noon, right? Okay. And evenings full of linnets विंग, मतलब बेसिकली वो क्या बात कर रहे हैं कि प्रकृति के पास रहूँगा मैं, वहाँ पे मुझे सब कुछ हनी बीज पालूंगा मैं, वहाँ पे मैं बीन्स ग्रो करूँगा, वहाँ पे मैं पर्पल सी जो एकदम जिसको बोलते हैं ना खूबसूरत सी सुनहरी सी शामें होंगी, बहुत ही खूबसूरत सी पर्पलिश सी दोपहर होगी, बहुत सॉफ्ट सन की रेज होंगी, और वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे मिडनाइट में आधी रात को अगर मैं देखता हूँ तो नून जो होगा वहाँ पे ग्लिमर होगा आधी रात को, क्योंकि चांद तारे आपको सब नज़र आएंगे जो कि आपको शहरों में नज़र नहीं आते, राइट। और इवनिंग जो है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, दैट विल बी मेल्टिंग डाउन, राइट। तो इस तरह का वो लाइफ जो है वो वहाँ पे इन्विजन कर रहे हैं। Now, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. अब ये पोएम जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये आपको ये समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखिए, आपको पूरी पोएम समझ में आ रही है कि 3 क्वार्ट्रेन्स में है। क्वार्ट्रेन्स मतलब क्वार्ट्रेन्स होता है 4-4 लाइंस की एक पूरा स्टैंजा होता है, तकरीबन अपने आप में वो कंप्लीट होता है, राइट। तो अगर आप इसमें राइमिक पैटर्न देखेंगे या आप कौन से, अगर आपसे पूछे कि किस तरह से लिखा गया है तो आप उसको कहेंगे 3 क्वार्ट्रेन में ये पोएम डिवाइडेड है। सी, पहला क्वार्ट्रेन ये रहा, दूसरा क्वार्ट्रेन ये रहा एंड तीसरा क्वार्ट्रेन ये रहा, ठीक है। अब ये पोएम ओवरऑल उसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेंगे। पहले हम W.B. येट्स के बारे में मैं आपको कुछ और बता दूं। W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत फेमस, बहुत बड़ा नाम माना जाता है, आयरिश लिटरेरी सोसाइटी का बहुत बड़ा नाम माना जाता है। इनके साथ एक बहुत फेमस, अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक थिएटर का नाम जो है एबे थिएटर, वो इनके नाम के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था इनको लिटरेचर में, ही वॉज दैट बिग अ नेम। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता, ये आपको जान के हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे भगवद गीता से और उन्होंने बहुत स्टडी किया था। ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, स्कॉलरली मैन, बहुत पढ़े लिखे, बहुत साउंड नॉलेज जो था वो वर्ल्ड लिटरेचर्स का वो रखते थे, ठीक है। उनका जन्म जो था 13 जून 1865 में हुआ और 28 जनवरी 1939 में इनका निधन हुआ। एंड वॉज हिज आयरिश पोएट एंड फॉरमोस्ट फिगर्स, जैसे मैंने कहा 20वीं शताब्दी के ये माने जाते थे। आयरिश एंड ब्रिटिश लिटरेरी, अगर आप सिनेरियो की बात करते हैं उस ज़माने के 20वीं शताब्दी के, तो बहुत इस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा, बहुत क्रूशल योगदान माना जाता है। ही हेल्प टू फाउंड द एबे थिएटर, मैंने आपको बोल ही दिया कि एबे थिएटर के साथ इनका नाम बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। और आयरिश सेनेटर, मतलब जैसे मैंने कहा कि स्टेट्समैन के तौर पे भी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि काम किया है इन्होंने, तो आयरिश सेनेटर है, मतलब 2 टर्म इन्होंने एज अ सेनेटर, आयरिश सेनेटर इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। और ड्राइविंग फोर्स माने जाते हैं आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए, और अलॉन्ग विथ लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स, और एजरा पाउंड जैसी जो फेमस राइटर्स हैं, जो फेमस पोएट हैं आगे आए, उनके लिए कहा जाता है एक तरह से रास्ता पेव करने का काम जो है वो W.B. येट्स ने किया था।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहती हूँ, जैसे मैंने कहा कि नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर में, तो अपने आप में आप इनका योगदान जो है वो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट या कितने फेमस पोएट ये माने जाते हैं। लिरिकल पोएम्स इनकी बहुत फेमस मानी जाती हैं। W.B. येट्स की रोमांटिक पोएम्स बहुत फेमस मानी जाती हैं, जैसे कि जो लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री है वो इनकी एक बेहतरीन लिरिकल पोएम के साथ साथ एक रोमांटिक पोएम का भी नमूना है। रोमांटिक, नाउ एक्चुअली रोमांस का जो हमारा फंडा है वो थोड़ा सा शाहरुख खान ने हिला दिया है, ठीक है, हिंदी फिल्मों ने हिला दिया है। रोमांटिक मीन्स एनीथिंग पर्टेनिंग टू द नेचर, एनीथिंग पर्टेनिंग टू दी नॉट टू द वर्ल्डनेस अराउंड अस, ठीक है, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें या वर्ल्डनेस से जो बाहरी चीज़ें होती हैं वो रोमांटिसिज्म के दायरे में आती हैं। मतलब अगर हम इसमें कहते हैं तो आप शेक्सपियर की अगर आप बात करते हैं तो शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, ठीक है। लोग अक्सर बोलते हैं शेक्सपियर वॉज अ रोमांटिक, ही वॉजंट अ रोमांटिक। उन्होंने रोमांटिक्स भी लिखे हैं, उन्होंने कॉमिक भी लिखे हैं, ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अगर आपको असली रोमांटिक राइटर जो रोमांटिक एज है इंग्लिश लिटरेचर में वो समझनी है तो आप एक नाम जो उभर के सामने आता है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम अगर आप लेते हैं तो वो रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। अब अगेन रोमांटिक पोएट मतलब आपको ये मालूम है कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट्री करते थे, राइट, पर नेचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ रोमांटिक जॉनरा, ठीक है। तो यहां से आपको समझना है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो पोएम है ये नेचर से जुड़ी हुई पोएम है, नेचर के अलग अलग रंगों को डिपिक्ट करती हुई पोएम है। इट इज आउट ऑफ द वर्ल्डनेस एंड द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट एंड दैट इज व्हाई दिस पोएम हैज अ रोमांटिक एलिमेंट टू इट, दिस पोएम हैज अ क्या बोलेंगे आप इसको, लिरिकल एलिमेंट टू इट, ठीक है। अब आ जाते हैं थीम पे पोएम की। लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री जो है बेसिकली 3 आइडियाज पे बेस्ड है, ठीक है। पहला आइडिया अगर हम बात करते हैं तो होम, ठीक है, घर की एक वो अपना घर बनाना चाहते थे जिसको आप कहते हैं कि एक वो छोटा सा कैबिन बना के वहाँ रहना चाहते थे। दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी आइडियाज़ ऑफ द पोएम, राइट। आइसोलेशन, जब उन्होंने कहा कि वो वहाँ जाके अकेले रहना चाहते हैं, राइट, ही वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट ऑन हिज ओन, नॉट आइसोलेशन इन द सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस कि वो वहाँ पे अलग थलग नहीं होना चाहते, बट ही वॉन्ट्स टू बी देयर एंड लिव इन पीस। वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, अकेले शांति से जीना चाहते हैं, राइट। सो हियर अगर आप बात करते हैं आइसोलेशन की या बीइंग अलोन की, सो दैट हैज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, दैट इज नॉट सेड इन अ नेगेटिव या डिप्रेसिंग वे। बड़ा सिंपल वे में उन्होंने कहा है कि भाई मैं बड़े सिंपल सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अकेले शांति से रहना चाहता हूँ, है ना, मुझे अब कोई किचर 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 नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ वहाँ जाके। सो उस सेंस में बोला गया है। थर्ड चीज़ आपको बोली गई है नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? नेचुरल वर्ल्ड का मतलब होता है जो आपकी एक नेचर से दुनी हुई दुनिया होती है, जो आपकी ये जो जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे दूर, जो प्रकृति के गोद में रहना, मतलब जिसको हम कहते हैं ना लिविंग इन द नेचर्स लैप, वो वाला फंडा है यहाँ पे। तो ये तीनों फंडे आपको क्लियर हुए कि पहला जो क्रेविंग है उनकी वो है होम की, दैट ही वांट्स टू मेक अ होम फॉर हिमसेल्फ, राइट, ही वांट्स टू मेक अ वेरी कोजी स्मॉल लिटिल होम फॉर हिमसेल्फ वेयर ही वांट्स टू लिव अलोन, राइट, and he wants to live in the lap of nature। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये थेमेटिक स्कीम जो है पोएम की वो यहीं पर आ रही है, ठीक है। While the poet lives in the city, he is unable to reconcile with his present situation। और यहाँ पे एक आयरॉनिकल सिचुएशन ये है कि ये वो सोच रहे हैं कि वो करना चाहते हैं, जबकि उनका जो प्रेजेंट डे सिचुएशन है जहाँ वो आज की तारीख में आज की डेट में रह रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। वो एक सिटी में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, बहुत सब कुछ है उनके पास, he has got all the comfort, he has got all the acclamation, he has got all the name that a person desires of having and making in life, but still he is not happy in that state, right। और उनकी आज की जो प्रेजेंट डे सिचुएशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है टू व्हाट ही वांट्स, राइट। जो आज की डेट में वो चाहते हैं उससे उनकी जो स्थिति है, जो सर्कमस्टांसेस जिसमें वो रह रहे हैं वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है, राइट। दिस इज द पॉइंट। नाउ इट सीम्स दैट इन हिज हार्ट्स कोर ही क्रेव्स फॉर द पीसफुल नेचुरल रस्टिक सेटिंग। मतलब आज की डेट में आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वही वाली चीज़ है कि भाई सब कुछ है, पैसा भी है, शोहरत भी है, घर भी है, कंफर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वो
जिसको आप कहते हैं ना कि एक वो पुराने मासूम दिन जो है वो अपने ढूंढते हैं, बचपन के उनके जो केयरफ्री दिन थे वो ढूंढते हैं, वो जो रस्टिक सेटिंग थी, एक बड़ी शांत सी अच्छी सी दुनिया थी, उसको वो ढूंढना चाहते हैं, वहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ वो क्रेव कर रहे हैं जाके रहने के लिए। ठीक है, एक पीसफुल नेचुरल सेटिंग में, एक पीसफुल नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहना चाहते हैं। वो लंदन शहर के जो हब्बब है, लंदन शहर में जो एकदम तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, तेज़ ज़िंदगी है, जो सब कुछ भाग रहे हैं सब लोग, उससे वो ब्रेक चाहते हैं। ही वांट टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम द लाइफ दैट ही इज़ प्रेजेंटली लिविंग एंड ही वांट्स टू escape to the plenitude of nature to be able to enjoy his time alive. Got it? मैं ये जो लाइन मैंने बोली है इसको आप इस तरह से अगर फ्रेम करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? अब आइसोलेशन कैन बी वेरी लोनली बट नॉट इन द लेक ऑफ आइल्स ऑफ इनिसफ्री। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आइसोलेशन अगर हम ये टर्म लेते हैं तो अपने आप में बड़ा नेगेटिव होता है। आइसोलेशन मीन्स अकेलापन, है ना, लेकिन यहाँ पे वो जो अकेलापन है वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल नहीं है। यहाँ पे जिस आइसोलेशन की वो बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे वो अकेले रहने की जब बात कर रहे हैं तो वो डेट्रीमेंटल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो अंदर तक आपको परेशान करने के लिए है, या वो आपको मतलब आप दुनिया से अलग हो गए या मेरा दुनिया में कोई नहीं है वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो आइसोलेशन जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे वो जो आइसोलेशन है यहाँ पे वो वेलकमिंग है, यहाँ पे वो अच्छा लग रहा है आपको। जब आप लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में हैं तो वो चीज़ आपको पॉजिटिव एक मोटिवेशन दे रही है, वहाँ पे आप अकेले रहना चाहते हैं। सो दिस इज द पॉइंट कि वहाँ पे ये पोएम जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रही है, ये नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? व्हेन ही सेज दैट ही वांट टू गो टू द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री, वहाँ पे एक वो ऐसी दुनिया, एक ऐसी लाइफ की कल्पना कर रहे हैं जो वो जीना चाहते हैं, लेकिन उसमें कहीं रिमोर्स नहीं है। दिस नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि वो अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि दैट विल ब्रिंग हिम जॉय, नॉट बिकॉज वो दुनिया से भागकर अकेले रहना चाहते हैं या उनका दुनिया में कोई नहीं है इसलिए वो वहां पे अकेले पड़ गए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। द पोएट सीम्स टू रियली क्रेव फॉर सम सॉलिट्यूड फ्रॉम हिज लाइफ इन द कंजेस्टेड एंड नॉइजी सिटी। मतलब उनको बेसिकली जैसा मैंने कहा ना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। एक बहुत खूबसूरत एक कोटेशन भी है, मुझे पता नहीं है किसकी है, लेकिन वो है बैकवर्ड टर्न बैकवर्ड और टाइम इन योर फ्लाइट एंड मेक मी अ चाइल्ड अगेन जस्ट वंस फॉर टुनाइट। वही वाली बात है कि भाई जो भी है, जो भी हमने पाया है, जो भी नहीं है, ये सब कुछ चला जाए, आपकी जो फ्लाइट है समय की वो पीछे चली जाए किसी तरह और हमें वापस वही प्यारा सा बचपना जो है हमारा लौटा दे, है ना। वो लौटा दे कोई मुझको वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो वाली जो फीलिंग है ना। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले ले, भले छीन ले कोई मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दे वो बचपन की कश्ती, वो बारिश का पानी। वही वाली बात है कि आपको सब कुछ के बाद भी यू वांट टू जस्ट trade it off to that beautiful and that innocent life. This is the theme of the poem, all right? Now, his reminiscence, he reminisces his childhood days spent in the lake island. There is always a conflict between a man and the natural world, but however, the poet seems to love the natural greenery, the bird, the insect, the lapping of the waves on the island shore. मतलब कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि हर आदमी, जब हम बात करते हैं ना कि हम सबके दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम आगे चल के एक घर बनाएंगे, बड़ा सा घर बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक कॉटेज बनाना चाहते हैं, हम जंगल में जाके रहना चाहते हैं, हम पहाड़ पे बनाना चाहते हैं, हम बीच पे बनाना चाहते हैं, हम लेक के किनारे कोई घर पे सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस हैव दैट क्रेविंग टू गो बैक टू नेचर, बट वी कांट। हमारे हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज हमें ऑब्वियसली घर चलाना होता है, दुनियादारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबको छोड़ के भाग नहीं सकते, राइट। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्रेविंग होती है और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरह से आपके पास सब कुछ होता है तो भी यू क्रेव टू गो बैक टू द लैप ऑफ नेचर, राइट। वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। और यहाँ पे पोएट ने अपना जो प्यार है, उन्होंने अपनी राइटिंग में वो प्यार डिपिक्ट किया है, अपना प्यार फॉर द नेचुरल ग्रीन वे, फॉर द बर्ड्स, फॉर द इंसेक्ट्स, इवन फॉर द साउंड ऑफ वाटर लैपिंग ओवर द शोर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताई गई हैं। This poem is a lyric which is a genre of poetry in which the poet is expressing emotions briefly and in stanzas or recognized
फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा बार बार कि एक लिरिक है, एक म्यूज़िक आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसकी जो लाइन्स है उसमें एक म्यूज़िक है, एक म्यूज़िक फ्लो कर रहा है, एक लिरिक है, और एक जॉनरा ऑफ पोएट्री में अगर आप बात करते हैं जिसमें पोएट एक्सप्रेस कर रहा है इमोशंस को ब्रीफली और स्टैंजास में इन द रिकग्नाइज्ड फॉर्म्स, जो कि मैंने आपको क्या बताया कि क्वाट्रेंस में है, 3 क्वाट्रेंस में डिवाइडेड है। अब हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं। समरी ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जिस तरह से हमें लिखनी है, बिकॉज हम उसको बोलचाल की लैंग्वेज में तो डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको द वे वी कैन राइट इट डाउन, द वे वी कैन एक्चुअली एक्सप्रेस इट, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ द पोएट wants to escape from the urban life, urban life मतलब city life, शहर की life, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, for more rustic settlement, rustic settlement means गाँव देहात में जाके settle होना, right? So what you can say is that the poet is actually looking out for a change, पहली चीज़। Second thing that he wants to take a refuge in a more rustic setup and also he wants to take a refuge in the natural setup, आप दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। Alright, he expresses his desire to build and stay in a small cottage, जिसको cabin कहा है, right? उसको हमने cottage उसका मतलब जो है cabin का literally जो shacks होते हैं या फिर आप कह सकते हैं fishing cabins होते हैं, अगर आपने देखा हो lake वगैरह में, तो उनको हम cabins बोलते हैं, which is a very very minimalistic place to stay, so उनको आप cottage या cabins उस sense में बोला गया है। Plant 9 bean rows in his garden and have a beehive for the bees in the Isle of Innisfree। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं plant 9 bean rows, राइट, 9 बीन रोज, उन्होंने थोड़ा सा उसको काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक पोएटिक कॉनोटेशन बोल दिया है कि वो 9 ऐसे रोज में बीज जो है, जो बीन्स हैं वो उगाना चाहते हैं, बिकॉज आपको मालूम है अगर हम ब्रिटिश फूड की बात करते हैं या आयरिश फूड की बात करते हैं तो बीन इज अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर क्विजीन, राइट? सो दैट इज वाई उन्होंने कहा है कि मतलब इसका मतलब है कि वो मिनिमलिस्टिक, ही वांट्स टू लिव एन ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर लाइफ का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा एक सिंपल लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियर लिविंग, राइट? जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होती, बहुत ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट्स नहीं होते, यू आर जस्ट लिविंग मिनिमलिस्टिकली। सो जब आप ऑस्टियर लाइफ की बात करते हैं या मिनिमलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं, मिनिमलिस्टिक life, right? So minimalistic life is being depicted by, अगर मैं आपसे कहती हूँ 9 bean rows, ठीक है? तो ये जो मिनिमलिस्टिक लाइफ का जो उसका फंडा है, जो पोएट का जो फंडा है, वो उन्होंने 9 बीन रोज कहीं ना कहीं वो मिनिमलिस्टिक लाइफ को दर्शाता है, ठीक है? दैट ही डजंट वांट टू हैव अ लॉट ऑफ लग्जरीज, उनको कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट, जैसे आज की डेट में अगर हम जाते हैं तो उस ज़माने में तो नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में जैसे हम जाते हैं तो हमें नेट चाहिए और हमें नेटफ्लिक्स चाहिए और हमें OTT प्लेटफॉर्म्स चाहिए या हमें गूगल चाहिए या हमें एक्सेस चाहिए, फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन्स चाहिए, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है यहाँ से हटा लो, मुझे एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक, जहाँ पे आप कह सकते हैं ना एक बेयर मिनिमम लाइफ जो है वो मिल जाए, बेयर मिनिमम सहूलियतें या नेसेसिटीज़ मेरी पूरी हो जाए, एंड दैट इज़ आई एम गुड टू गो, राइट? उस सेंस में उन्होंने बोला है। ही डिज़ायर्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड वांट्स टू लिव अलोन इन पीस विथ नेचर, मतलब यहाँ पे वो अकेले रहना चाहते हैं। ही वांट्स टू बी इन अमेलगमेशन विथ नेचर, ही वांट्स टू लिव अलोन एंड वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री, ठीक है? मतलब उनको बेसिकली ही इज, यहाँ पे जब वो आइसोलेशन सीख कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो लोनलीनेस सीख कर रहे हैं, उस लोनलीनेस का मतलब है उसको एक लिबरेशन या फ्रीडम या इंडिपेंडेंस से आप जोड़ के देख सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, मैं ये सब मिटा दे रही हूँ। द पोएट वेलकम्स द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट आफ्टर द मिस्ट इज अनवील्ड इन द मॉर्निंग बाय द राइजिंग सन, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो उनके बर्ड्स और इंसेक्ट्स, उनके जो वॉइस नॉइसेस जो हैं फ़ोन को एक्सक्यूज मी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट वो बहुत वेलकमिंग साउंड्स है उनके लिए, राइट? वो कहते हैं कि ही इज़ ओके, ही इज़ मोर देन हैप्पी, मोर देन ओके टू वेलकम द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट। जो सुबह की जब धुंध, जो सुबह की जो मिस्ट है, वो जब अनवील होती है, जब सूरज निकलता है या दिन निकलता है और वो जो मिस्ट जो है वो अनवील होती है, उस टाइम पे वो जो आवाज़ें आती हैं वो उनके लिए वेलकमिंग है। द ग्लेड वे ही बिल्ड हिज कॉटेज इज कॉन्स्टेंटली बजिंग विद द बीज,
मूविंग टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर हाइव। अब वो वहाँ पे वो जगह जहाँ पे उन्होंने अपना कॉटेज बिल्ड किया है, दैट इज़ कम्प्लीटली इट इज़ वाइब्रेंट एंड इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, और वहाँ पे बीज का आना जाना एंड टू फ्रो मूवमेंट जो है वो सब कुछ उन्हें महसूस हो रहा है, वो सब कुछ वहाँ पे वो देख पा रहे हैं। इट इज़ अ साइट टू बिहोल्ड। साइट टू बिहोल्ड मीन्स ऐसी जगह जो कि आप कह सकते हैं कि आपको आपको ऑ स्ट्रक छोड़ सकती है, मीन्स समथिंग दैट यू कर सो लाइक यू इट इज़ सो फैसिनेटिंग अ व्यू कि आप उसको कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि वो काइंड ऑफ आप अपनी कोई पिक्चर मेमोरी जो है उसको आप लेना चाहते हैं, लाइक आपकी मेमोरी में आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके कैद हो जाए। एंड इट्स अ साइट टू बिहोल्ड मीन्स यू ऑलवेज वांट टू रिमेंबर दैट एंड यू नेवर वांट टू लेट गो ऑफ दैट साइट, राइट। तो इतना खूबसूरत वो दृश्य होता है। नाउ टू सी द लिनेट्स फ्लाई इन मल्टीट्यूड्स इन द इवनिंग स्काई, द क्लियर नाइट इज enlivened by the twinkling of the million of stars। मतलब शाम को आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लिनेट्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। रात को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल साफ रात है और उसमें आपको चांद सितारे और बिल्कुल जगमगाती हुई आसमान जो है वो आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ दैट ही craves for। Now, the island is ever alive because of the lapping of the waves on the island shore। यहाँ पे क्या बात हो रही है? आइलैंड क्या है? वो अलाइव है बिकॉज ऑफ द लैपिंग ऑफ वेव्स ऑन द आइलैंड शोर ऑल डे एंड नाइट। वो जो पानी का जो आप कह सकते हैं ना, जो शोर पे जो पानी की लहरें आती हैं और उसको टकराती हैं जो पत्थरों पे और शोर पे, उसकी वजह से वो आइलैंड जो है वो इतना जीवंत है। मतलब इट इज़ ऑलवेज सो फुल ऑफ लाइफ। वो जो मर्मरिंग साउंड है वाटर का, वो जो सूदिंग साउंड है वाटर का, क्रशिंग बाय दी जो लैपिंग का जो आवाज़ आती है जो आपने पानी की सुनी होगी, या जो क्रशिंग साउंड है जो वाटर का ऑन द शोर, वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि वो आपको अपने आप में इट इज़ वेरी थेराप्यूटिक। मतलब क्या कि वो आपकी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम को आपको वो कह सकता है कि वो सब कुछ रिलीज कर सकता है। मतलब इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग, राइट। नाउ द पोएट इक्वेट पीस टू नेचर एज अगेंस्ट द साउंड ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी वे इज प्रेजेंटली ड्वेलिंग। अब वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको कब याद आती हैं? जब वो मैंने बताया ना कि जब वो एक फाउंटेन की आवाज़ सुनते हैं शहरी लाइफ में, और वहाँ पे उनको वो चीज़ से बहुत ज़्यादा एकदम से उनको याद आता है कि किस तरह से वो बचपन के जो दिन थे और वहाँ पे इनिस्फ्री में पानी जब वो लहरों से टकराता था, वो जो लेक का पानी जो था वो क्रश करता था शोर पे आके, तो कितनी खूबसूरत आवाज़ आती थी। वो चीज़ उनको याद आती है वहाँ पे शहर में रहते हुए। तो उसको आपका जो पानी की जो आवाज़ है, ये जो वाटर ब्रेकिंग की आवाज़ है एट द शोर, ये कहीं ना कहीं वो किससे इक्वेट कर रहे हैं या किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो जो ट्रैफिक की, जो हॉन्किंग की, जो चिल पॉ की आवाज़ आ रही है ट्रैफिक में, उससे वो कंपेयर कर रहे हैं। और वहाँ पे उनके हिसाब से वो एक तरह से बोल रहे हैं कि क्या लाइफ ये है और एक लाइफ वो थी, है ना। मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो सेंस ऑफ आपको ऐसा लगता है कि क्या यार कहाँ रह रहे हैं हम वाले फीलिंग आती है ना, वही बिल्कुल अभी उनको फीलिंग आ रही है कि उनकी ड्वेलिंग, मतलब जहाँ वो आज की डेट में रहते हैं वहाँ उनको बिल्कुल यही फील आ रही है कि यार कहाँ हम इन सब में चीज़ों में और झमेले में पड़ गए, इससे तो यहाँ से भागा जाए और कहाँ जाके रहा करे, आराम से हम जाके इनिस्फ्री में बस जाते हैं। ये फीलिंग उनको आ रही है, ठीक है। He recalls each part of the day with fond memories and he says that he can hear every sound of his past echo in the core of his heart। और यहाँ पे वो हर चीज़ जो है वो अपने बचपन की, अपनी चीज़ों की, अपने बचपन की यादें, उनको सब कुछ महसूस हो रही हैं कहीं पे। उनकी हर जो मेमोरी है वो उनको कहीं ना कहीं उनका बचपन जो है उनके सामने जिंदा कर रही है, ओके। अब हम एक बार ग्लोसरी ऑफ टर्म्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ऑलरेडी, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, बट स्टिल सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग इट। ग्लोसरी मीन्स ऑफ कोर्स जो टर्म्स हैं उनको एक बार हम समझ लेते हैं। अराइज का मतलब होता है स्टैंड अप, बट मैंने आपको इसका जो एक दूसरा मतलब है जो अराइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको वो भी समझा दिया। ये लिटरल मीनिंग है, ओके। नाउ इनिस्फ्री एक प्योर आइलैंड है जहाँ पे क्लीन नेचर एंड हेल्दी ब्यूटी को एग्जिस्ट इन हार्मनी। इनिस्फ्री जो है रियल प्लेस है, जैसे मैंने कहा कोस्ट ऑफ आइलैंड में, ठीक है। कैबिन ऑफ कोर्स आपका मतलब है एक छोटा सा शेल्टर या एक छोटा सा कॉटेज जो आप बनाएंगे जो कि वुड एंड क्ले का बना हुआ है। वॉटल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि वुड स्ट्रिप्स जिनको हम कहते हैं, ट्विस्टेड स्टिक्स जो होती हैं जो फेंसेस या वॉल्स बनाने के लिए काम आती हैं, वुडन स्टिक्स, उनको हम वॉटल कहते हैं। ग्लेड एंड ओपनिंग इन द फॉरेस्ट वुड या फिर क्लियरिंग उसको कहते हैं। बी लाउड जो होता है मतलब वो जो बजिंग साउंड होता है बीज का, उसको यहाँ पे बीज लाउड कहा गया है। नाउ
पीस ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, साइलेंस सिनोनिमस है नेचर का, पीस साइलेंस यहाँ पे बात की जा रही है, जो नेचर में जो एक कामनेस, जो क्वाइटनेस, जो सेरेनिटी होती है उसका सिनोनिमस है। उसके अलावा ड्रॉपिंग स्लो, जब हम बोलते हैं ड्रॉपिंग इन स्लो मोशन, पीस एनवोलप्स वंस ग्रेजुअली, मतलब अगर आप बात करते हैं तो पीस जो है वो आपको चारों तरफ से जब आप बात करते हैं तो इट काइंड ऑफ circumference around you, but that process takes time, you know, it happens very very gradually and very slowly. That is what it is being said over here. Dropping slow, dropping in slow motion, peace envelops once gradually. Wheels, metaphorically mask or shield that covers the environment surroundings, literally a piece of fine material to conceal the face. Now, cricket, an insect related to the grasshoppers but with shorter leg. आपको मालूम है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, all the glimmer मतलब shining brightly, all the glimmer मतलब जो चमकदार, जो सितारे जो चमकदार हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। wheels का मतलब होता है, अगर आपको मालूम है, नॉर्मली हम दुपट्टे को व्हील कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो मेटाफोरिकली यूज़ की गई है, मीन्स हम किसी और चीज़ को मास्क करने के सेंस में हम उसको मेटाफोरिकली यूज़ कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे एम्प्लॉय की गई है, ठीक है। ऑल अ ग्लिमर शाइनिंग ब्राइटली, लिनेट अ ब्राउन एंड ग्रे फिंच विद द रेडिश ब्रेस्ट एंड फोरहेड, ठीक है। एक आपको यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट्स के बारे में, अलग अलग लाइफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आपको बताया गया है, बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स वेयर यू फाइंड देम क्लोज टू नेचर, एंड दैट इज वाई, एंड दे डिपिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द सेंस कि उनके जो साउंड्स हैं, उनके जो नॉइजेस हैं, वो नेचर के साथ अमेलगमेट हो जाती हैं और वो उसको एनहांस करती हैं, उसकी ब्यूटी को, ठीक है। उस सेंस में उनका रेफरेंस जो है वो ड्रॉ किया गया है। फिंच, अगर आप बात करते हैं, सीड ईटिंग सॉन्ग बर्ड होती है, जो कि एक स्टाउट होता है उसका, ठीक है, और प्लमेज जो होता है उसका बहुत कलरफुल प्लमेज होता है उसका, ठीक है। पर्पल ग्लो, अगर आप बात करते हैं तो जो सन है, जो सन का लाइट जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है, और अगर आप आइलैंड पे या हिदर पे जब आप बात करते हैं, पड़ती है, तो वो एक पर्पल सा ग्लो जो है वो प्रेजेंट करती है, उसके बारे में बात हो रही है। एसोसिएटेड विद रॉयल्टी, और दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है, पर्पल कलर, जो मैं आपको बता दूं कि पर्पल कलर पहले इसमें जो बनता था ना पर्पल कलर, तो उसको बनने का जो प्रोसेस था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट। बहुत डिफिकल्टी से पर्पल कलर जो है एक्सट्रैक्ट होता था, तो वो इतना महंगा बनता था कि वो कलर जो है वो सिर्फ रॉयल्टी या नोबिलिटी जो है वो अफोर्ड कर पाती थी। इसी वजह से पर्पल कलर को आज भी अगर आप बात करते हैं, तो अब तो ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट बहुत टाइम तक आज भी उसको पर्पल को अगर आप एसोसिएट करते हैं तो आप उसको महंगे से या रॉयल्टी से या नोबिलिटी या लग्जरी या पावर से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। पर्पल कलर, मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑल्सो रिप्रेजेंट मीनिंग ऑफ वेल्थ, एक्स्ट्रावेगेंस, क्रिएटिविटी, विजडम, डिग्निटी, ग्रैंडियर, डिवोशन, प्राइड, मिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें। मतलब अगर आप एक कलर क्या डिनोट करता है अगर आप उसकी बात करेंगे, जैसे वाइट प्योरिटी, सेक्रेडनेस एंड जिसको आप बात करते हैं एंजेलिक, बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट करता है, वैसे ही पर्पल कलर ये सारी चीज़ों को डिपिक्ट करता है। तो अगर मैं किसी चीज़ का पर्पल कॉनोटेशन आ रहा है या किसी राइटिंग में या पोइट्री में स्पेशली, तो उसके बहुत सारे और भी मतलब होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, नाउ अगर मैं एक्सप्लेनेशन अब देती हूँ पोएम की, तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ अब स्टैंजा वाइज, जो एक एक क्वाट्रेन है हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आई विल अराइज एंड गो नाउ अगेन, नॉट टू गेट कन्फ्यूज, मैंने आपको ये पोएम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज कि आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वी आर डिस्कसिंग दैट नाउ। Alright, I will arise and go now and go to Innisfree and the small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive of the honey bee, and they live alone in the bee loud glade. The poet states that he will arise, metaphorically यहाँ पे अगर बात हो रही है कि वो उठेगा और वहाँ जाएगा, right? So that has a more it has a more kind of a awakening kind of a feel over here, ठीक है. And soon be going to Innisfree. There he will build a small wooden shelter in the small opening in the woods forest, and is going to be quiet, simple and rustic, bare of furniture. He will make it of clay and wattles. ठीक है, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना जिसको हम कहते हैं, छोटा सा प्यारा सा घर जो है वो फूलों के उसमें बनाएगा, या वो आप कह सकते हैं कि आप जैसे फूलों की नगरी में घर बनाते हैं, एक जो गाना है ना, कहावत है
फूलों के शहर में हो घर अपना वाली फीलिंग है कि छोटा सा आप घर आशियाना जो है वहाँ पे बनाएंगे, क्ले और वाटर्स का बना हुआ बहुत छोटा सा कैबिन होगा जो कि लैप ऑफ नेचर में होगा, जो कि लेक के बिल्कुल किनारे होगा। सो दिस इज दी इन्विजन जो कि पोएट ने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। और वहाँ पे वो एक बहुत ही सिंपल रस्टिक लाइफ जो है वो वहाँ पे जिएंगे, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेयर मिनिमलिस्टिक लाइफ होगी, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम फर्नीचर नहीं होगा, भारी भरकम कोई लग्जरी कोई कंफर्ट का सामान नहीं होगा, बट इट विल बी अ ब्यूटीफुल लाइफ। वहाँ पे वो 9 बीन्स रोज जो हैं वो लगाएंगे, उसके अलावा वो बीस पालेंगे, और वहाँ पे वो शांति से सुकून से अकेले रहेंगे, राइट। दिस इज बीइंग सेड हियर नाउ, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, there midnight's all the glimmer and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. The first line gives the clue about why the poet wants to build a little cabin. अब ये बात हो रही है कि वहाँ पे वो क्या करेंगे और क्यों करेंगे, is being explained over here, right? एक isolated island में habitation जहाँ पे नहीं है, peace comes dropping slow indicate that he is restless and too busy, और वो आते आते आज के हालात में जो हालात हैं वो बहुत situation बहुत अलग है, but when he will go there things will be very different, and he will the peace will actually come very dropping slow, बहुत धीरे 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 peace जो है वो आएगा, क्योंकि अभी he is so used to that difficult and that hubbub of the life that he is not able to understand कि वो कितना धीरे या कितना मुश्किल काम है उस peaceful sanctuary को बनाना, या वहाँ पे जाके ये जो पूरी दुनिया की जो भागम भाग है उससे जाकर एक शांति वाली एक जो लाइफ है आप उसको निर्माण करना उसका, राइट। सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट नाउ, मे बी दैट इज व्हाई ही वांट्स अ सॉलिट्यूड टू ब्रेक अवे, राइट। ये चीज़ें आप इसी तरह लिख सकते हैं, समझ आप आई एम श्योर गए हैं बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट आप इसको लिख इसी वे में सकते हैं। मे बी दैट इज व्हाई ही वांट्स अ सॉलिट्यूड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द अर्बन लाइफ। ही विजुअलाइजेस द मॉर्निंग आवर इन द आइलैंड व्हेन द डे लाइट ब्रेक्स इन ग्रेजुअली टू कीप पीस with the calm and the peace of the quiet countryside. The speaker says that the mist or the fog that veils the morning are lifted once the sun rises. The morning soon is filled with the sound of the crickets chirping in the surrounding. He equates peace to nature, and it seems that midnight looks beautiful, twinkling with millions of stars. At the midday, the island seems alight with a purple light. इसको आप चाहें तो आप बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं, with the same language, with the same flow of thought, with the same flow of words, right? So this will make you feel a little more comforted with the idea, and it will also give your words a kind of definitive ideas, जो कि अगर आप आंसर शीट में लिखेंगे तो आपके लिए एक अच्छे मार्क्स जो हैं आपको मिल सकते हैं इसकी वजह से, right? Now it may also indicate the blissful calm, the peaceful siesta. siesta मतलब बेटा क्या होता है? siesta का मतलब होता है सोना, ठीक है। दिन की जो नींद होती है उसको हम siesta कहते हैं, ठीक है। that he can enjoy royally as a color purple is indicative of nobility and royalty, है ना। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो peaceful siesta मतलब दोपहर की वो जो नींद है वो वहाँ पे ले सकते हैं, वो चाहें तो वहाँ पे बहुत ही शांत एक जो रॉयल ट्रीटमेंट जो उनको फील होगा वहाँ पे नेचर के लैप में, उसके बारे में बात हो रही है। The poet says that the evening is a sight to behold as it is filled by the flocks of linnet homeward bound. It makes us think it's not one bird but lots of them in flight. The poet creates an imagery, purple haze full of birds in flight. We are tempted to go there for a stay. मतलब वो इतना खूबसूरत उन्होंने नक्शा खींचा है कि हम भी कहीं ना कहीं टेम्प्टेड हो गए हैं ऐसी किसी जगह पे जाने को। एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, जो इनिस्प्री की बात आती है ना, जब हम लेक आइलैंड ऑफ इनिस्प्री की बात करते हैं, लेक आइल ऑफ इनिस्प्री की, तो वो एक ऐसी जगह से सिनोनिमस हो गई है जहाँ पे हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी छोड़ के जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। बट दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द स्टीयरिंग पावर ऑफ द पोइट्री, कि जितनी खूबसूरती से उन्होंने पोइट्री बोली है ना कि हम सबको ऐसा दिल करता है कि आज की डेट में वो सिनोनिमस हो गया है, या आज की डेट में आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से हर आदमी इक्वेट करता है। आज भी अगर मुझे किसी बहुत ही ऐसी जगह जाना होता है तो आज भी मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ ना, लेट अस गो टू इनिस्फ्री। और इनिस्फ्री का मतलब अब जो लिटरेचर पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में आ जाता है, जैसे आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं आता उनको लगता है इनिस्फ्री ये कौन सी बला है, मतलब ये तो कोई शिमला के पास है जगह, मसूरी के पास है, कहाँ है ये जगह, राइट। अब आपको पता चल गया कि ये जगह जो है वो कहाँ है ना, और इसका मतलब क्या है ये भी आपके समझ में आ गया। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट।
I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score. The poet is more than ever determined to go ahead with his decision to go to Innisfree. He imagines that he can hear the lapping of water reaching the shore. The use of auditory images as a metaphor. अब यहाँ पे यूज़ किसका किया गया है? ऑडिटरी इमेज का. मतलब यहाँ पे लैपिंग ऑफ वाटर जो है वो क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस समझने की कोशिश करो, ठीक है? पोएटिक डिवाइस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ऑडिटरी, जब हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी इमेज की, वो मेटाफर के तौर पे यूज़ हो रहा है. स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो शो कर रहा है ऑफ द प्लेस ऑफ हिज ड्रीम, मतलब अपनी प्लेस ऑफ ड्रीम को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑडिटरी इमेजरी का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली ड्रॉइंग अ कंक्लूसिव इमेज इन आवर माइंड कि भाई वो किस तरह की कितनी खूबसूरत जगह होगी, राइट? यहाँ पे however, he can't be far from Innisfree in his mind and heart. He hears the lapping of the water hit the shore as he's actually standing on the parched grey road in the city. Parched grey road क्या होती है? मतलब आपको मालूम है कि शहर में स्ट्रीट पे वो खड़े हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी Innisfree चल रहा है. The last line confirms that all this is in his imagination. Last line जो है आपको ये बता देती है कि वो एक्चुअली वहाँ नहीं गए हैं, ये सिर्फ उनका ख्याल है, ये सिर्फ उनकी ख्याली दुनिया में हो रहा है, वो आज भी वहीं पे हैं. I hear it in the deep heart score while I stand on the रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे. मतलब क्या, आज जब मैं शहर में किसी एक पेवमेंट पे या रोड पे, जो कि आप कहते हैं कंक्रीट की बनी रोड पे मैं खड़ा हूँ, तो आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे अंदर वही सारी जो आप कह सकते हैं चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं. मैं आज भी वो पानी की जो लैपिंग वाटर की जो साउंड है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि ये उनकी इमेजिनेशन में है. वो आज अपनी इमेजिनेशन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे? Innisfree जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में, सच्चाई में वो आज भी स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं, सिटी स्ट्रीट पे वो खड़े हुए हैं, which is made of concrete and which has a lot of noise around him, right? Now, imagination says the heart cannot actually hear. We might think the deep heart score is a metaphor. अब क्योंकि यहाँ पे हम जाहिर सी बात है कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो पोइट्री में लिखी जाती हैं, जो वर्ड्स जो पोइट्री में जिस तरह से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मेरा दिल कह रहा है. अब लिटरली दिल का काम कहना तो नहीं है, दिल only does one thing which is pumping of the blood, right? लेकिन फिर भी हम कहते हैं मेरा दिल नहीं हो रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल कह रहा है. तो ये सब कुछ चीज़ें जब हम कहते हैं तो हम पोएटिक भाषा में इसको कहते हैं मेटाफोरिकली, राइट? ये सब हम लोग बोलते हैं, हमें सबको नहीं पता कि हम लोग पोएट्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं पोएट्री जो है वो हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है. सो वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस. A point ये है that sometimes we know that, sometimes we are not aware of it, but this is what happens. हमें पोइट्री इन्फ्लुएंस करती है, तभी हम कहते हैं. तो यहाँ पे जब उन्होंने कहा है कि आप obviously the heart cannot hear, so we mean कि वो metaphorically कहा गया है, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं, हम अपनी deepest feelings and desires की बात कर रहे हैं, though in the city his heart and mind are living in Innisfree. मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेरा शरीर यहाँ है पर मेरी आत्मा वहाँ पर है, बट इज़ जस्ट द सेम थिंग, कि उनका शरीर जो है वो तो कंक्रीट एक बिल्डिंग शहर में है, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनकी जो स्पिरिट है, वो कहाँ पर है? वो Innisfree में है, राइट? सो यू कैन ऑल्सो say that thing, that while physically he is present in the city life, his spirit and his soul is traveling to Innisfree. This is what you can write. All right, now let us come to another thing. अब हम poetic scheme इसकी समझ लेते हैं कि भाई poetic devices कौन कौन सी या figure of speech कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, ठीक है? अब Lake Isle of Innisfree अगर हम बात करते हैं तो राइमिंग पैटर्न इसका बहुत सिंपल है. ABAB का राइमिंग पैटर्न है. ABAB मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड से राइम कर रही है, सेकंड जो है फोर्थ से राइम कर रही है, और बाकी आपको 4-4 लाइंस की हैं. ये तो आपको क्लियर हो ही रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, है ना? अब देखो, ये डे जो है वो किससे ग्रे से कर रहा है, शोर जो है वो कोर से कर रहा है, ठीक है? तो एक सिंपल सा ABAB की राइमिंग स्कीम है. ये आपको सब जगह दिखेगी. देखो, जहाँ पे हम पूरी पोएम अगर देखते हैं शुरू में, देखो, ठीक है? यहाँ पे आपको पूरी पोएम में वो चीज़ नज़र आएगी. और एक और बात है, पोएट्री अलग ही उससे होती है. जब आप बात करते हैं तो वो पोएट्री आपको क्या करती है, एक अगर वो मीटर में नहीं है तो या तो उसका कोई मीटर होना चाहिए. यहाँ पे फ्री मीटर भी होती है, वो फ्री वर्स भी होती है, लेकिन अगर वो मीटर में आना उसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं Innisfree हनी बी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जैसे Innisfree लिखा हुआ है, ये किससे राइम कर रहा है? इसको हमने ए कंसिडर कर लिया, ठीक है?
हनी बी क्या हुआ, सी कंसिडर कर लिया हमने। अब इसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं मेड जो है वो क्या हुआ, इसको हमने बी कंसिडर कर लिया। इसको भी हम ए कर देते हैं, सॉरी इसको हम ए कर देते हैं, समझना आसान होगा। इसको भी हम ए कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम ए कर देते हैं और इसको हम कर लेते हैं, अब यहाँ पे ग्लेड जो है ये बी हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, इनिसफ्री, हनी बी, मेड, ग्लेड, ठीक है। तो ए बी नजर आया यहाँ पे आपको। अब नेक्स्ट में देख लो, नेक्स्ट में भी ये सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं स्लो ए, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लो ए, ठीक है। इसके अलावा सिंग्स विंग्स, ठीक है। तो यहाँ भी वही पैटर्न आ गया आपका, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, ये रुको, ए बी, ठीक है। आपको दूसरे क्वार्टर में भी ये मिला और तीसरे क्वार्टर में भी, अब देख लो, ठीक है। इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड पोएट्री लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो डे ए, ग्रे ए, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ भी आपको क्या मिला पैटर्न, ए बी, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि ओवरऑल तीनों क्वार्टेन में क्या फॉलो किया गया है, ए बी की राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, एंड ऑफ द फोर्थ लाइन, ऑल थ्री स्टेंजाज ऑफ द क्वार्ट्रेन्स, है ना। क्वार्ट्रेन्स जो हैं वो आपको क्या मालूम है, ए बी स्कीम शो करते हैं। क्वार्ट्रेन्स अपने आप में क्या होती हैं, 4 लाइन्स को बोलते हैं हम, 4 लाइन्स जो कि आप एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट होती हैं अपने आप में, जो कि कंप्लीट होती हैं अपने आप में, उनको हम क्वार्ट्रेन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल जो इसका आप एक जो बनावट है, जो इसकी जो टोन है, लिखावट है, वो आपको क्लियर हो रही है। नाउ एलिटरेशन आप पहले भी सुन चुके हैं मेरे मुंह से वर्ड, एलिटरेशन का मतलब होता है, अब इसमें क्या होता है जब हम बात करते हैं एलिटरेशन की, एलिटरेशन में कोई भी एक कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट ऑफ कोर्स आप समझते हैं राइट, जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं जो हम जानते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जो होते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं, और कंसोनेंट साउंड्स पे जब स्ट्रेस होता है, उस पर जब सिलेबल्स पे स्ट्रेस होता है तो उसमें और रिपीटेशन होता है, तो उसको हम एलिटरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पे अगर आप इन लाइन्स में देखते हैं इस पोएम में, तो एल और एस, ठीक है, आई नहीं है, एल है, एल और एस पे इन पर्टिकुलर लाइंस पे स्ट्रेस है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे जो है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, या वो एक साउंड जो है वो स्ट्राइकिंगली बाहर आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेक वाटर लैपिंग विद लो, ठीक है, साउंड बाय द शोर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली यूज हो रहा है, 2 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं। पहला अल्फ़ाबेट हो रहा है आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड, लैपिंग विद द लो, ठीक है, लैपिंग विद द लो, ये आपको एक कहीं ना कहीं आपको क्या पता चल रहा है, एक आपको कहीं ना कहीं एक वेव पता चल रही है ना, तो वहां पे वो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको लैपिंग लो एंड साउंड एंड शोर अगर आप ये देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों सिलेबल्स पे बहुत स्ट्रेस है, और ये एक तरह की पोइट्री प्रेजेंट कर रहे हैं, या एक तरह का लिरिक जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं एलिटरेशन, और एलिटरेशन डिवाइस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नाउ एसोनेंस किसको कहते हैं, देखो एसोनेंस बेसिकली होता है जब वोवल साउंड, ठीक है, अटैच टू डिफरेंट कंसोनेंट्स वो रिपीट होते हैं पोएम में, उनको हम कहते हैं एसोनेंस, ठीक है। अगर हम देखते हैं आई और ओ, अब यहाँ पे पहले हमने कंसोनेंट्स की बात की, अब हम वोवल साउंड्स पे आते हैं, ठीक है। अब वोवल साउंड जो है वो डिफरेंट कंसोनेंट से जब अटैच होते हैं और रिपीट होते हैं तो हम उसको एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं आई एंड ओ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, गो टू इनिसफ्री, एसोनेंस इज लेस क्लियर देन ईदर राइम और इलिटरेशन, लेकिन आपको एसोनेंस जो होता है ना, जैसे इन लाइन में आपको क्लियर हो रहा है, इसमें आई और ओ का जो वोवल साउंड है वो आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन एसोनेंस जो होता है वो थोड़ा सा लेस क्लियर होता है, मतलब उतना क्लियर नहीं होता ईदर राइम या इलिटरेशन से, लेकिन फिर भी आपको समझ में आता है। अगर आप उसको एक बार वंस यू गेट द नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट,
then you will be able to understand that. फिर आप उसको differentiate कर पाएंगे, all right? But in the use is similar. It links important words or phrases in the poem together. इसको इस poetic device का इस्तेमाल जो है वो इस वजह से ज़्यादा किया जाता है कि जो पोएट्री में अलग अलग आप कह सकते हैं एक लिंक स्थापित करने के तौर पे इसको बहुत ज़्यादा लिंकर के तौर पे इसको देखा जाता है, ठीक है? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पोएट्री को लिंक करता है या साथ में लाने का, या अलग अलग उसके वर्ड्स को या फ्रेजेस को या उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको जोड़ने का काम जो है वो असोनेंस ज़्यादा स्ट्रांगली करता है, ऑलराइट? नाउ इमेजरी तो मैंने आपको बताया था, ऑडिटरी इमेजरी की हमने बात की थी, जिसमें हमने लैपिंग की बात की थी, है ना, लो साउंड की हमने बात की थी, तो वो हमें समझ में आ रहा है। इमेजरी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर खींच देना या एक नक्शा खींच देना, सिंपल शब्दों में, ठीक है? अब जैसे कहते हैं इवनिंग इज फुल ऑफ लिनट्स विंग्स, मतलब पूरी की पूरी अगर पोएम में बात करते हैं तो एक पोएट्री डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, एक वो है इमेजरी और एक अगर आप बात करते हैं तो मेटाफर, ठीक है? मेटाफोरिकल यूसेज और इमेजरी के बहुत ज़्यादा भरमार में इस पोएट्री में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? अगर आप बात करते हैं मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, ठीक है, नून अ पर्पल ग्लो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक तरह से आपको नक्शा खींच रही हैं यार, राइट? एक इमेज जो है आपके दिमाग में ड्रॉ कर रही है। सो दैट इज व्हाई वी आर रेफरिंग टू इट। मेक अस थिंक नॉट ओनली ऑफ वन बर्ड बट ऑल्सो ऑफ ऑल ऑफ देम इन द फ्लाइट। नाउ दैट्स एन इमेज। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप लिनट विंग्स की बात कर रहे हैं, फुल ऑफ लिनट विंग्स की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक अकेली एक अदद बर्ड जो है, एक सॉलिटरी बर्ड जो है आसमान में उड़ रही है, उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? आप यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पूरा झुंड है, या फिर यू कैन टॉक अबाउट द पूरा का पूरा देयर इज अ लॉट ऑफ देम, देयर ऑल ऑफ देम आर floating together, all of them are flying together in the open skies. This is what the image actually comes out, और यहीं पे हम इसको imagery कह रहे हैं। क्लियर है? अब मेटाफर तो मैंने आपसे कहा ही कि मेटाफर तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है पूरी पोएम में। अगर आप देखते हैं पूरी पोएम में मेटाफर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नाउ व्हील ऑफ द मॉर्निंग, ये मेटाफर है फॉर द फॉग ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और द मिस्ट। अब इसमें हम कहते हैं आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। द पोएट इज नॉट रियली हेयरिंग द वाटर, राइट? उनको एक्चुअली ही इज नॉट एट द प्लेस वेयर ही इज एबल टू हेयर द साउंड ऑफ द वाटर, ही इज नॉट देयर, बट स्टिल इन हिज माइंड ही हैज ट्रैवल्ड टू दैट प्लेस, राइट? वी शुड थिंक ऑफ दिस ऑडिटरी इमेज। ऑडिटरी इमेज जो है वो भी मेटाफर है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये ऑडिटरी इमेजरी जो है ये भी एज अ मेटाफर वर्क कर रही है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, हिज डिजायर टू गो और ट्रैवल टू द प्लेस कॉल्ड इनस्प्री, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंटली सेड ओवर हियर, एंड ऑफ कोर्स द हार्ट कांट एक्चुअली हियर, सो वी माइट थिंक ऑफ द डीप हार्ट कोर, लाइक ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो डीप हार्ट कोर, ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है, ऑफ कोर्स एग्जाम में व्हाट हैपेंस इज जब आप इन लाइन्स को कोट करते हैं, राइट, when you're quoting these lines in the examination, that becomes a different that gives a different impact to your answer altogether. मतलब अगर आप ये poetic devices वगैरह आप mark down करेंगे और आप स्पेशली बताएंगे कि भाई alliteration यहाँ यूज़ किया गया है, assonance यहाँ यूज़ किया गया है, metaphor यहाँ यूज़ किया गया है, imagery यहाँ यूज़ की गई है, that will give a kind of a different approach and that would give a different different marking to your answer, ठीक है? तो आपको मालूम है यहाँ पे जब हम डीप हार्ट स्कोर की बात कर रहे हैं, ये मेटाफर है, और पोएट यहाँ पे फील एंड ड्रीम्स डीपली, ऑलराइट? तो ये सारी आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे। हमने पूरी पोएट्री को एनालाइज कर लिया है, पूरी पोएट्री को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। वी हैव अंडरस्टूड द थीम ऑफ द पोएम, वी हैव अंडरस्टूड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हमने W.B. Yeats की लाइफ के ऊपर पूरा एनालिसिस कर लिया है, समझ लिया है कि क्यों, वाई ही वॉज ड्रिवन टू राइट अबाउट दैट पर्टिकुलर पोएम, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हमने पोएटिक डिवाइसेस जो इस्तेमाल हुई हैं हमने वो भी समझ लिया है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। आई एम श्योर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स दैट आर आस्क्ड अराउंड द पोएम यू विल बी एबल टू आंसर देम नाउ। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है? डू यू थिंक इनस्प्री इज द ओनली प्लेस और द स्टेट ऑफ माइंड? अब डज द पोएट एक्चुअली मिस ब्यूटी एंड हार्मनी द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए आई थिंक, मतलब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, डू यू थिंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, वी टेंड टू फैंटेसाइज, ऑफ कोर्स वी नो दैट फॉर द रियल द प्लेस एग्जिस्ट, ये हम जानते हैं, ठीक है? इनस्प्री टाइप की, इनस्प्री नाम की कोई जगह एग्जिस्ट करती है ऑफ द कोस्ट ऑफ आइलैंड, ये हम जानते हैं। बट बेसिकली व्हाट वी फील इज दैट इट्स अ मोर ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? हमें किसी ऐसी जगह जाना है जो कि
Innisfree जैसी हो. That is the gist of the idea, right? We tend to fantasize or go back in time when we are sad or feel frustrated from the present situation or condition. It all depends on what we consider an ideal place. Sound is heard in the city as well as in the countryside, but the question arises, which sounds gives us more pleasure and when? Yes, he misses the place of his boyhood days and recalls the sound of the lake washing off the shore all day long in his heart's core. So basically, अगर आप इसमें टेक्निकल आंसर लिखते हैं तो आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे इज द ओनली अ प्लेस. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि टेक्निकली उन्होंने आपसे लिटरल सेंस में नहीं पूछा है कि क्या वो सिर्फ एक जगह है, राइट? ऑफ कोर्स वो जगह है, वी नो. तो इसमें आप एक और चीज लिख सकते हैं दैट यस आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. आप लिख सकते हैं Innisfree is a real place, but more than that, I think it is a state of mind, right? So if you write it like that, it will give a different punch to it altogether. ठीक है कि आपको ये मालूम है कि वो असली जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक state of mind है. ये जो आंसर हमने जैसे लिखा है, you can take a screenshot of this. It will help you write your answer better. All right? It depends on the consider. अब इस पर ही डिपेंड करता है पर्सनली कि आप किस जगह को आइडियल मानते हैं या कौन सी जगह आपको सुकून देती है लाइफ में. So that is very important. All right? Now, let's come to this. He misses the sound of the cricket chirping in the woods. ये मैं टा रही हूँ मैं. He misses the sound of the crickets chirping in the woods and the sight of the linnet flying homewards in the evening sky. He misses the unveiling of the mist by the rising sun. He misses the midday sun enlivened by the island lake with its light and the midnight all the glimmer. Indeed, this is the ultimate dream of every human being, to settle in the quiet nature far away from the bustle of the city life. Right? So it is not about, he is only not just missing it, he only envisions it. वो भी है. ठीक है. there's a sense of remembrance. यहाँ पे लिखते हैं there's a sense of remembrance coupled with a sense of vision and dream. All right? क्या आपको क्या पता चल रहा है कि एक सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस है जो कि कपल्ड है किसके साथ? सेंस ऑफ विजन एंड ड्रीम्स के साथ. All right? Now, let's come to the second question. Explain the expression the lake water lapping with low sounds by the shore. अब यहाँ पे जो हमने जिसको बोला कि alliteration का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, lake water lapping with low sounds of the shore. This is a best example for the alliteration that you can take from this particular poem, right? तो ये आपको वो करना है, explain करना है. These words describe the beautiful natural environment in the lake isle of Innisfree, where the lake water gently strike the island shore, making soft sounds which are musical to the ears, right? जो पानी का जो लैपिंग का जो साउंड होता है वो बहुत murmuring sound, निर्मल होता है, that is very soothing. So you can write that also. Gently strike the island shore, make sounds which is musical to the ears and which is very इसको इस sound को आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं sound के लिए. You can call it a soothing sound, right? You can call it therapeutic मतलब जो थेरेपी जैसा काम करता है. ठीक है. सो दिस इज आप अपनी तरह से लिख सकते हैं. द वाटर जेंटली हिटिंग द शोर इज लाइक अ ललाबाई. ललाबाई मतलब क्या? जो लोरी आप गाते हैं ना, वैसा आपको फील होता है. सूद द सेंसेस एंड मेक्स वन फील पीस विथ वन सेल्फ. राइट? आप इसको जितना खूबसूरत आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बना सकते हैं, यू नो द हाउ ब्यूटिफुली एंड क्रिएटिवली एंड खूबसूरती से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, विल हेल्प यू डू दैट. मतलब ट्राई टू डू दैट बिकॉज आप उसको ना अपनी जो इमेजिनेशंस हैं उसको ट्राई टू पोर ओपन योर इमेजिनेशन. वो आपको बहुत अलग, जिसको बोलते हैं, एज देंगी फ्रॉम द रेगुलर आंसर दैट पीपल राइट. ऑलराइट? सो रिमेंबर दैट थिंग. नाउ
ये बता दिया मैंने, सूदिंग साउंड, थेराप्यूटिक। नाउ कैबिन क्या सिंबलाइज करता है? कैबिन सबसे पहले जो सिंबलाइज करता है वो तो देखो, कैबिन जो लेक में है वो सिंबलाइज करता है सिंपल लाइफ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या कर रहा है, सिंपल लाइफ, जिसमें कोई बहुत ज्यादा शू शा लग्जरी कंफर्ट की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी जिंदगी अगर आपको जीनी है सीधे सीधे वे में, है ना, उसमें कोई भी, अगर आपको कोई बड़ा भारी भरकम मैंशन नहीं लिखा उन्होंने कहा कि एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा कैबिन वो बनाएंगे और उसमें वो रहेंगे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस या ट्रबल से अलग है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द कैबिन ऑन द लेक सिंबलाइजेस द सिंपल लाइफ, अ लाइफ फ्री ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ट्रबल। सिंबलिज्म इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मीनिंग लार्जर देन इटसेल्फ। सिंबलाइज करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि कोई चीज़ ऐसी जो कि जो मीनिंग है, जो उसका जो डिपिक्ट कर रही है मीनिंग, वो ऑलरेडी जो मीनिंग एग्जिस्ट करती है उससे बड़ा कुछ डिपिक्ट करते हैं जब हम उसको, तो हम उसको सिंबलाइज करना बोलते हैं, ठीक है। जस्ट एज अ कैबिन इज सिंपल ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड, द लाइफ इन आइल अलाउ अस टू रिलाई ऑन नथिंग मोर देन आवरसेल्व्स एंड इट ऑल्सो, यहाँ पे आप ऑल्सो लिख सकते हैं, ठीक है। ऑस्टर वे ऑफ लिविंग, ये वर्ड आप याद रखिएगा, ऑस्टर वे ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। अगर आपने ये वर्ड याद रखा तो आप पूरा पूरा जितना भी सब कुछ है आप उसमें एक सम्मिलित हो गया, ठीक है। नाउ What kind of life does the poet imagine in the poem? अब कौन सी तरह की लाइफ वो इमेजिन कर रहे हैं? WBS, the poet imagines Innisfree as an idyllic place, ठीक है, idyllic place of peace and solitude. He imagines living in a small cabin of clay and wattles where he will support himself on bees he plants and honey from his beehive. Right? Means उनकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं. He doesn't want luxury establishment. ठीक है, वो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ पे, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑस्टेरिटी, मिनिमलिस्टिक, ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, इनको पकड़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमल लिविंग पे वो बात कर रहे हैं, मिनिमल लिविंग की वो बात कर रहे हैं, या फिर जिसको हम सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो उसको फ्रूगल लिविंग भी कह सकते हैं हम, ठीक है। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रूगल लिविंग, ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर थिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रूगल लिविंग। तो आप फ्रूगल लिविंग की या मिनिमलिस्टिक लिविंग की बात कर रहे हैं। एंड ही विल लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड मतलब जहाँ पे बीज की बजिंग की आवाज़ जो है बहुत क्लियरली सुनाई देगी, ठीक है। देयर इज ऑल्सो अ सेंस दैट द पीस ही विल फाइंड देयर इज कनेक्टेड टू द नेचुरल ब्यूटी, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी एविडेंट कि जो खूबसूरती या पीस उनको मिल रहा है that is being derived from the natural surroundings. Derivation आपने सुना होगा ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, that is being derived, सॉरी ये D है, ठीक है, from the natural surroundings, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये डिराइव कहाँ से हो रहा है, नेचुरल सराउंडिंग से। अब यहाँ पे हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून एंड इवनिंग, मतलब कैसे क्या कर रहे हैं भाई वो। अब यहाँ पे देख लो, अकॉर्डिंग टू द पोएट इनिस्फ्री जो है इज अ मैजिकल प्लेस, एट द मॉर्निंग द मिस्ट इज लाइक व्हील, है ना, व्हील से वो डिपिक्ट कर रहे हैं उसको। थ्रोन ओवर द लेक मतलब फॉग की एक तरह से आप कह सकते हैं चादर जिसको हम बोलते हैं ढकी हुई, ठीक है, ओवर द लेक। एट नून द पर्पल हेदर ब्लेजेस अंडर द सन एंड द स्काई ग्लोज विद पर्पल ग्लो। और इवनिंग में एनवायरमेंट जो है वो चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट एंड फ्लटरिंग ऑफ द लिटिल विंग से भरा हुआ रहता है। एंड आ ब्राइट स्टार कॉजेज द स्काई टू शिमर। अब यहाँ पे आपको प्रोसीडिंग ऑफ द डे भी आपको समझ में आ रहा है, द एडवांसमेंट ऑफ द डे हैज बिन ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड, ठीक है, मतलब राइट फ्रॉम दी मॉर्निंग टू डे टू इवनिंग टू नाइट,
The ideal day has been depicted, मतलब इसमें आप एक और चीज कह सकते हैं कि एक बेहतरीन दिन, एक पूरा आइडियल डे कैसे होगा इनिसफ्री में उन्होंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। उन्होंने आपको ये आइडिया दे दिया है कि एक आइडियल दिन उस जगह पर कैसा होगा, या कैसा अगर आप वहां जाके रहेंगे तो एक आपका जो एक प्रॉपर दिन जो है, जैसे हम जिसको बोलते हैं रूटीन ऑफ द डे जो है, वो कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द रूटीन, बट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको रूटीन भी बता दिया कि भाई सुबह ऐसा है, दिन ऐसा है, शाम ऐसी है, और रात जो है वो तारों से ढकी हुई और बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि खूबसूरत शिमरी नाइट होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब describe the island the poet would like to go. What is about the lake Isle of Innisfree that appealed to the poet? अब यहाँ पे इसको समझ लो, बहुत सिंपल सा है कि लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, पहली बात तो ये है अनटच्ड है अर्बनाइजेशन से, जैसे मैंने कहा uninhabited, ठीक है, आइलैंड माना जाता है, अनइनहैबिटेड आइलैंड माना जाता है, ठीक है। अनटच्ड है, अर्बनाइजेशन ने अभी नहीं किया है, रस्टिक लाइफ है, पीसफुल है, पोएट इक्वेट करता है पीस को नेचर के साथ, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएट के लिए नेचर और पीस जो है वो साइमल्टेनियस चलने वाली चीज़ें हैं, सिनोनिमस हैं। और वो वेकअप करना चाहता है मॉर्निंग में, चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स एंड वर्ड्स एंड आफ्टर द मिस्ट फॉग स्लोली लिफ्टेड बाय द राइजिंग सन। आपको ये समझ में आ गया, इस तरह की दुनिया में वो जाके जीना चाहते हैं। द रिच पर्पल कलर that glows from the heather as afternoon sun caresses it, also the feeling of royalty as one luxuries in the countryside, ठीक है। मतलब वो एक सेंस ऑफ रॉयल्टी उनको दे रहा है, ठीक है। वो इट्स काइंड ऑफ जब वो आराम से सिएस्टा लेंगे या सोएंगे या रहेंगे उस कैबिन में, तो वो भी एज अ रॉयल लाइफ उनके लिए लगेगी, वो भी उनको एज अ रॉयल लाइफ लगेगी। ये चीज़ वहाँ पे वो डिपिक्ट कर रहे हैं। द ब्यूटीफुल साइट ऑफ द लिनट फ्लाइंग इन द लार्ज फ्लॉक्स इन द इवनिंग स्काई एंड द नाइट स्काई अलाइट विद द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द साइट टू बिहोल्ड। There is the constant rhythm of the waves as they strike the shores of the isle, ठीक है। समझ में आ गया। With this we have come to an end of a very 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 beautiful poem, ठीक है। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वाकई में मुझे आपको पढ़ाते टाइम ऐसा लगा दैट आई हैव बिन ट्रैवल्ड और आई हैव बिन टेकन टू दैट पर्टिकुलर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ अगर मिस कर रहे हो, वैसे मुझे नहीं लगता, मैंने पूरी जितना मुझे लगता है कि जितना उसको समझने की ज़रूरत है हमने उसको पूरा निचोड़ जो है वन शॉट में कवर कर लिया है। अगर कोई चीज़ लगती है कि यू वांट टू आस्क मी या ऐसे कैसे या वो कैसे या कोई भी चीज़ कैसे हुई, जैसा भी मतलब समझ गए ना भावनाओं को, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी। मैं हमेशा आपके यहाँ पे मौजूद हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस दैट यू नीड, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, ठीक है। स्टेप अप अकेडमी को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। और कितने सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, ऑफ कोर्स यू नो इतने सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं, मतलब ये तो आने वाले हैं, जो चलते हैं वो तो हमारे यहाँ नीट, IIT, JEE, बहुत सारे CUET, ये ऑलरेडी रनिंग कोर्सेज हैं। ऑलराइट, सो इन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, मी एंड माई cutie panda of Step Up Academy is saying bye bye and thank you and namaskaram. Take care of yourself.